हेलो बच्चों, आज हम शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग इस विषय के सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के तहत विदर्भ के साथ उसका युद्ध, यवनों के साथ युद्ध, साथ में ही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों तथा उसके साम्राज्य विस्तार के विषय में चर्चा कर ली थी। आज हम पुष्यमित्र शुंग का बौद्ध धर्म के प्रति किस तरह का व्यवहार था या किस प्रकार की उसकी सोच थी, उस पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का उत्पीड़न करने वाला बताया गया है। इसी प्रकार से जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, उसमें भी उसके द्वारा बौद्ध विहारों को नष्ट करवाए जाने का और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाए जाने का उल्लेख मिलता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि उसने यह घोषणा करवाई थी कि प्रत्येक बौद्ध सिर के बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं वह देगा। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो साकल का जो प्रसिद्ध बौद्ध विहार है वो उसकी आज्ञा से नष्ट करवा दिया गया था। जो बौद्ध लेखक हैं तारानाथ, उनका भी इस तरह का उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों पर अत्याचार किए और उनके मठों को नष्ट करवा दिया। इन समस्त साक्ष्यों के आधार पर रैप्सन और एन घोष पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क मानते हैं। लेकिन जहां तक हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्यों में हमें इस तरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था, क्योंकि विदिशा के पास जो हमको भरूच का और जो सांची के जो स्तूप मिले हैं और जो वेदिकाएं के रूप में बौद्ध स्मारक मिले हैं वो शुंग काल के ही हैं। इसलिए शुंगों पर ये धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाना उचित प्रतीत नहीं होता है। संभवतः यह हो सकता है कि बौद्धों के प्रति पुष्यमित्र के विरोध का कारण राजनैतिक रहा हो, क्योंकि वह स्वयं ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, जबकि मौर्य शासकों का जो झुकाव था वो बौद्धों के प्रति था। उसके शासक बनने पर पश्चिमोत्तर के जो बौद्धों ने उसके विरोध में यूनानियों को सहयोग देना आरंभ किया था। इसी कारण उसने शुंग और सातवाहन वंश के जो बौद्ध अनुयायी हैं या बौद्ध मत को मानने वाले हैं उनको दंडित करके उनका दमन करने का निश्चय किया था। अब यदि इस विरोध के कारण का धार्मिक होता तो वह अपने गृह राज्य के पास के जो बौद्ध केंद्र हैं उनको पहले नष्ट करवाता, लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। अब हम बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, या हम पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक विजेता होने के साथ साथ वह एक कुशल प्रशासक भी था, क्योंकि वायु पुराण से हमें इस तरह का उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र ने अपना जो राज्य है अपने 8 पुत्रों में विभक्त कर दिया था और जो राज्य के विभिन्न भागों पर सम्राट की प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर रहे थे। यद्यपि शुंगकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में हमको विशेष जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी पतंजलि के महाभाष्य से और कालिदास की रचनाओं में प्रशासन के संदर्भ में हमें इतना उल्लेख अवश्य मिलता है कि उस समय मंत्री परिषद या एक छोटा परिषद जैसी संस्था अवश्य थी। राजा के युवराज की भी परिषद थी जो कि आवश्यक विषयों पर मंथना देती थी, क्योंकि कालिदास ने विदिशा में युवराज अग्निमित्र और पतंजलि ने पुष्यमित्र की परिषद का उल्लेख किया है। अतः यह संभव है कि पुष्यमित्र ने मोटे तौर पर मौर्य प्रशासनिक संरचना को ही बनाए रखा हो और सेना के संगठन पर विशेष ध्यान भी उसके द्वारा दिया गया हो। इसका कारण ये हम कह सकते हैं कि यह वो समय था जब हिंद और यूनानियों का दबाव पश्चिमोत्तर सीमा पर बढ़ता जा रहा था और पुष्यमित्र ने शासक बनने के बाद भी कई विशिष्ट जो राज पदवी है उसको धारण नहीं किया था। उसकी जो सेनापति की जो उपाधि थी वही बनी हुई थी।
अब हम बात करते हैं कि पुष्यमित्र के बाद किसके द्वारा या उसके उत्तराधिकारी कौन कौन से रहे। तो पुष्यमित्र ने लगभग 36 वर्ष तक राज्य किया और उसकी जो मृत्यु है 148 ईसा पूर्व में हुई। जो पूरा जो शासन काल है शुंग काल का वो 112 वर्ष तक माना जाता है और पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना जिसने कि 8 वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सुज्येष्ठ 7 वर्ष तक शासक रहा। इसके पश्चात अग्निमित्र का जो पुत्र था वसुमित्र वो शासक बना। वसुमित्र के बाद क्रमशः आंध्रक, पुलिंदक, गोप, व्रजमित्र, भागवत और देवभूति शासक हुए। भागवत इस वंश का नवा शासक था और जो बेसनगर का जो स्तंभ लेख है उसमें काशी पुत्र भाग भ्रद नाम के जो शासक है उसका हमको उल्लेख मिलता है जो कि संभवतः भागवत ही था। इसके दरबार में तक्षशिला का जो यवन राजा था एंटिओकिड्स का जो राजदूत था हेलियोडोरस वो आया था और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था जिसका उसके जो मंत्री है वासुदेव कर्ण ने वध करवा दिया था। अब हम बात करते हैं कि शुंगकालीन धर्म की, शुंगकालीन कला की और शुंगकालीन साहित्य की। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में धर्म, कला और साहित्य के क्षेत्र में जो शुंग काल है उसका विशिष्ट स्थान है और शुंगों ने मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद पुनः राजनीतिक एकीकरण और स्थायित्व कायम करने का प्रयास किया था और जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए थे। उनके द्वारा एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना भी की गई थी जो उसकी मृत्यु के बाद भी आधी शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। शुंगों ने नंदों और मौर्यों के समय की खोई हुई जो वैदिक जो प्रतिष्ठा है उसको भी नया जीवन प्रदान किया। तो एक तरह से शुंगों का जो काल है वो वैदिक धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। पुष्यमित्र के द्वारा ब्राह्मण राजवंश स्थापित होने पर वैदिक यज्ञ, हवन आदि शुरू हुए। स्वयं पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जिनका जो उल्लेख है हमको पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह वो समय था जब भागवत धर्म का विशेष रूप से प्रचार और प्रसार हो रहा था। जैसा कि हेलियोडोरस के बेसनगर जो स्तंभ लेख है उससे हमें ज्ञात होता है कि ये जो समय है इस समय भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इस समय निर्मित भरूच और सांची के जो स्तूप हैं वो कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और भरूच स्तूप की एक वेदिका पर सुगने रजे लिखा हुआ है। तो इस आधार पर इतिहासकार ये मानते हैं कि सांची के तोरण द्वार जिन पर बड़े सुंदर तक्षण कला मिलती है वो इसी समय बने थे। इसी प्रकार से तोरण द्वारों और स्तंभों पर जनजीवन के जो चित्र हैं उनका भी यथार्थ जो प्रस्तुतिकरण हुआ है वो भी इस काल की कला के श्रेष्ठ नमूने माने जाते हैं। बेसनगर का गरुण ध्वज है वो भी इस कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। विदिशा में कला की एक विशिष्ट शैली का भी विकास हुआ था और इन सारे कारणों के कारण जो शुंग काल है वो कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शुंग काल में साहित्य के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ क्योंकि मनुस्मृति है उसकी रचना इसी समय आरंभ हुई थी। साथ में ही ये जो समय है वैदिक धर्म के अनुरूप समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता
और वर्ण व्यवस्था की जो दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने का भी समय था। इसके अलावा पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधार पर महाभाष्य की रचना भी इसी समय लिखी थी, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में शुंग काल प्रसिद्ध है, और इसमें जो पुष्यमित्र शुंग का जो काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शुंगों के बाद कण्वों ने राज्य किया, और जो कर्ण वंश है वो 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक उसका शासन काल रहा है। बाण भट्ट के हर्षचरित से हमें पता चलता है कि शुंग वंश के जो व्यसनी जो शासक थे देवभूति, उसी के ही अमात्य वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी या हत्या करवा दी, और इसके बाद कर्ण वंश का शासन आरंभ हुआ। शुंगों के समान कर्ण भी ब्राह्मण धर्म को ही मानने वाले थे। इस वंश के अगर हम शासकों की बात करें तो 4 मुख्य जो शासक हैं वो माने जाते हैं। उसमें वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा या सुशर्मन मुख्य हैं। ऐसा हमें पुराणों से उल्लेख मिलता है कि कण्वों के समय मगध जो राज्य है वो सिकुड़कर बहुत ही छोटा हो गया था, और इसके अधिकार में मगध और जो पड़ोस के कुछ प्रदेश ही रह गए थे। और उसके बाद अंत में आंध्रों के द्वारा 27 ईसा पूर्व में मगध पर अधिकार कर लिया गया और कर्ण वंश का अंत हो गया। तो इस तरह से मौर्यों के शासन के अंत के बाद पहले शुंगों ने शासन किया, और उसके बाद कण्वों ने, और उसके बाद आंध्र या सातवाहन वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ। तो अगला हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो सातवाहन वंश के संदर्भ में होगा।